मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार सारवा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय रायपुर। आज मैं संगम युग, उनके समाज एवं संस्कृति पर चर्चा करने जा रहा हूँ। संगम काल दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है। यह क्षेत्र कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित है। यह कालखंड ईसा पूर्व 3री शताब्दी से लेकर 4थी शताब्दी तक फैला हुआ है। यह नाम संगम साहित्य के नाम पर पड़ा, अर्थात संगम युग संगम साहित्य के नाम को परिभाषित करता है। संगम साहित्य द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने माने जाते हैं। संगम से अभिप्राय तमिल कवियों के संगम या सम्मेलन से है, जो संभवतः किसी राजाओं के संरक्षण में आयोजित होता था। 8वीं सदी ईस्वी में 3 संगम का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया था, अर्थात पांड्य राजाओं के ही निर्देश में, पांड्य राजाओं के संरक्षण में ये तीनों संगम हुए थे। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगम, जो तमिल कवियों का समागम था, का आयोजन किया गया था, जिसे मुच्चगम कहा जाता था। 3 संगम थे: प्रमुख संगम, मध्य संगम और अंतिम संगम। इतिहासकार तीसरे संगम को ही संगम काल कहते हैं। यह महत्वपूर्ण है। पहले 2 संगमों को पौराणिक मानते हैं। माना जाता है कि प्रथम संगम मदुरै में आयोजित किया गया था। इस संगम में देवता और महान संत सम्मिलित हुए थे, किंतु इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया था और इस संगम का तोलक्कापियम नामक ग्रंथ हमको देखने को मिलता है, जो एकमात्र ग्रंथ था। यह तमिल साहित्य का व्याकरण कहलाता है। और तीसरा संगम भी मदुरा में हुआ था। इस संगम के अधिकांश जो ग्रंथ थे वो एक नष्ट हो गए हैं और इनमें से कुछ सामग्री हमको प्राप्त हुई है, जो कुछ ग्रंथों में और महाकाव्यों के रूप में हमको उपलब्ध है या उसके अंश है। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच की जो अवधि है, वो तमिलकम में पांड्य, चोल और चेल के 3 तमिल राजवंशों और कुछ स्वतंत्र सरदारों के शासन का उल्लेख देखने को मिलता है। आज हम चर्चा करेंगे संगम साहित्य पर, संगम कालीन समाज एवं संस्कृति, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, शिक्षा पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ संगम काल के 3 राजवंश चोल, चेर और पांड्य पर भी हम चर्चा करेंगे। पहला है संगम साहित्य पर चर्चा करते हैं। संगम युग का विवरण देने वाला प्रमुख स्रोत उस युग में रचित साहित्य ही है। संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा गया है। संगम युग की प्रमुख रचनाओं में तोलकाप्पियम, एत्तुतोके, पत्तुपातो, पदिकेन किलकनक्कु आदि ग्रंथ हैं। शिलप्पाधिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि ये महाकाव्य है। तोलकाप्पियम के लेखक तोलकाप्पियार है। ये द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसका हमने चर्चा पहले भी किया। ये व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, साथ ही उस समय की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों की जानकारी भी हमको इस ग्रंथ से मिलती है। एत्तुतोके जो 8 ग्रंथों का संग्रह है, ये तीसरे संगम में हमको देखने को मिलता है। ये 8 ग्रंथ कौन कौन से हैं? नन्निनय, कुरुत्थोंके, एन कुरुनर, पदित पाथु, परिपादल, कलिथोके, अहनानुरु और पुरनानुरु। ये निश्चित रूप से तमिल ग्रंथ के जो नाम हैं वो अत्यंत कठिन लगते हैं और इसको याद करना, स्मरण में रखना कठिन है। तो इससे हमको घबराना नहीं है। बार बार के अध्ययन से, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, जो संत कबीर ने कहे हैं कि बार बार यदि हम इसको अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे मनोमस्तिष्क में स्थिर हो जाएंगे।
आगे हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ये 10 कविताओं का संग्रह हमको देखने को मिलता है, जिसे पत्तू पातों को 10 गीत के नाम से भी जानते हैं। ये 10 कविताएं जो थे वो तिरुमुरुका तुपेदे, नेडवल वाडे, ऐसे बहुत सारे थे। मले पदु दाम, पदिके किलक्कू, ये 18 कविताओं का संग्रह है। यह तृतीय संगम साहित्य से संबंधित है। इन 18 कविताओं में महत्वपूर्ण कविता तमिल के महान कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तिरक्कुल है। इसे तमिल साहित्य का पंचम वेद भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। सिलप्पादिकारम इलांगो आदिगल द्वारा, मणि मेखले शीतले सत्यनारायण द्वारा लिखे गए महाकाव्य है। इन महाकाव्यों द्वारा तत्कालीन संगम समाज और राजनीति के विषय में हमें अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। ये जो बात जितने भी ग्रंथ का हमने उल्लेख किया, यदि आप इसको अपने स्मरण में रखते हैं तो निश्चित है आप बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए ये सरल रहेगा। संगम काल के बारे में विवरण देने वाले और अन्य स्रोत हमको देखने को मिलते हैं। जैसे अशोक के अभिलेखों में भी हमको चोल, पांड्य और चेर के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, उसने भी चेर, चोल और पांड्य के बारे में लिखा है। यूनानी इतिहासकार स्ट्रैबो, प्लिनी और टालेमू जैसे भूगोल वेत्ताओं ने भी, यूनानी लेखकों ने भी दक्षिण भारत के बीच जो वाणिज्यिक व्यापार होता था उसके बारे में हमको उल्लेख देखने को मिलता है। कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है। 9वीं सदी में इरोनियोर अगपोरुल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार से बहुत सारे ग्रंथों में हमको तमिल साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तमिल संगम का सर्वप्रथम उल्लेख अग्गपोरुल जो 8वीं शताब्दी के ग्रंथ है कि में देखने को मिलता है। संगम साहित्य से यह ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता का विस्तार ऋषि अगस्त व कौंडिन्य ने किया था। तिरुक्का, पुलियर, चेर, चोल व पांड्य तीनों राज्यों का संगम स्थल था। संगम साहित्य की मुख्य विषय वस्तु 2 थी। पहला अहुम, जिसका संबंध प्रेम से था, और दूसरा पूरम, जिसका संबंध युद्ध से था। तोल्कापियम में 8 प्रकार के विवाह का भी उल्लेख हमको देखने को मिलता है। नेडुल अलवदे में पांड्य राजा नेडुल जेलियन व उनकी रानी का वर्णन हमको देखने को मिलता है। एतुताओ के 8 संग्रह में 8 चेर शासकों की हमको प्रशस्ति भी देखने को मिलती है। सिलप्पादिकारम तथा मणिमेखले संगमकालीन महाकाव्य है जो अत्यंत पवित्र माना जाता है। सिलप्पादिकारम का नायक कोवलन माधवी नामक गणिका पर अपना सारा धन गंवाकर अपनी पत्नी कणज्ञा के पास आता है। कोवलन व कणज्ञी मदुरा के लिए रवाना होते हैं। यह इसमें कथा है। मदुरा में कोवलन पर रानी की एक पायल नुपुर चुराने का झूठा आरोप लग जाता है। राजा कोवलन को जल्दबाजी में मृत्युदंड दे देता है। कनग्गी अपने पति को निर्दोष साबित करने का प्रयास करती है और भारतीय परंपरा में तो है ही। निर्दोष कोवलन को मृत्युदंड देने की ग्लानि से राजा की कालांतर में मृत्यु हो जाती है और कालांतर में हम देखते हैं कि कणिज्ञा के शाप से पूरा मथुरा जलकर राख हो गया। सिलप्पादिकारम का लेखक जैन है। प्रोफेसर मेहंडाले ने सिलप्पादिकारम को तमिल काव्य का इलियड और मणिमेखले को तमिल का ओडिसी कहा है। ओवैयार तथा नचले डियर संगम काल की 2 प्रसिद्ध कविताएं थी। इससे यह पता चलता है कि संगम काल में नारी भी कविता रचना करती थी। पत्तुपातु कावेरीपत्तनम पर रचित एक लंबी कविता है। मामुलनार नामक तमिल कवि ने नंदो व मौर्यों का उल्लेख किया है। जीवक चिंतामणि जो संगम युग की महत्वपूर्ण साहित्य है को विवाह ग्रंथ भी कहा जाता है। नच्ची विकनियर ने संगम कृतियों पर
टीका लिखा है। तो इस प्रकार से संगम साहित्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रही और साहित्य से हमको तत्कालीन समाज का अवलोकन मिलता है, तत्कालीन समाज का दर्शन मिलता है, साहित्य समाज का दर्शन होता है। तो संगमकालीन समाज और संस्कृति के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम राजनीतिक जीवन पर। संगमकालीन प्रशासन राजतंत्रात्मक था, राजपद वंशानुगत था, अर्थात राजा का बेटा ही राजा बनता था। राज्य को मंडल कहा जाता था। समस्त अधिकार राजा में निहित थे। राजा सर्वशक्तिमान होता था। राजा को मन्नम, वंदन, कार्बेन इत्यादि उपाधियां दी जाती थी। ये उपाधियां राजा एवं देवता दोनों के लिए होती थी। राजा के सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा को मंडरम कहते थे। ध्यान दीजिए, राजा के सभा को मंडरम कहते थे, सर्वोच्च न्यायालय मंडरम कहलाता था। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। राजा के दरबार को नलबे भी कहा जाता था। सेना के सेनापति को एनाडी की उपाधि दी जाती थी। सेना के अग्र टुकड़ी को तुसी और पिछले टुकड़ी को कुले कहा जाता था। सेना में बेल्लाल, जो धनिक कृषक थे उसको बेल्लाल कहते थे। सेना में ये भर्ती किए जाते थे। युद्ध में मरे सैनिकों की स्मृति में पाषाण मूर्तियां हमको यहाँ देखने को मिलता है। इस प्रकार की मूर्तियों को नड्डुकल या विरक्कल के नाम से जाना जाता है। युद्ध में बंदी स्त्रियों को, जिन स्त्रियों को बंदी बना लिया जाता था उनको दासी बना लिया जाता था और उनको मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य सौंपा जाता था। तो इस प्रकार से हम राजनीतिक जीवन पर चर्चा किए। सामाजिक जीवन। संगम काल में उत्तर भारत की संस्कृति का दक्षिण भारत की ओर प्रसार हुआ। संगम काल में 4 वर्ण थे, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसा नहीं। यहाँ के 4 वर्ण थे। अरसर जो शासक वर्ग था, अडनार जो ब्राह्मण वर्ग के थे, वेनिगर अर्थात वणिक और वेल्लार अर्थात किसान। इस प्रकार से अरसर, अडनार, वेनिगर और वेलालर ये 4 वर्ण थे। इस काल में भी जाति प्रथा का आधार व्यवसाय ही थे। तमिल क्षेत्र में ब्राह्मणों का आगमन सर्वप्रथम संगम काल में ही होता है। भूमि अधिकतर वेल्लाल जाति के हाथों में ही थे और वेल्लाल के प्रमुख को वेल्लेर कहा जाता था। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कडेसियर के नाम से जाना जाता था। वेल्लाल 2 वर्गों में विभाजित थे, धनिक कृषक व भूमिहीन वर्ग। चोल राजा में धनिक कृषकों को वेल तथा 800 की उपाधि दी जाती थी। पांड्य राज्य में इन्हें कविदी की उपाधि दी जाती थी। उच्च सैनिक वर्गों में सती प्रथा का प्रचलन हमको देखने को मिलता है। इस काल में अंतरजातीय विवाह भी प्रचलित था। दास प्रथा भी प्रचलित थी। दासों के लिए नियमित बाजार लगते थे। देखिए, दास की खरीद फरोख्त इस समय होती थी। दास प्रथा इस काल में एक प्रकार से लोकप्रिय था। गायक व नर्तकों को पार और वेडेलियर कहा जाता था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संगमकालीन सामाजिक जीवन, जिसमें से 4 वर्णों की व्यवस्था थी, लेकिन ये उत्तर भारत के वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था से अलग रही। अब देखते हैं आर्थिक जीवन। संगम काल में कृषि, पशुपालन व शिकार जीविका के मुख्य आधार थे। दक्षिण भारत में अगस्त्य ऋषि द्वारा कृषि का विस्तार किया गया है, ऐसे संगम युगीन साहित्य कहता है। जहाजों का निर्माण तथा कताई बुनाई महत्वपूर्ण उद्योग थे। उरैवूर सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र था। ध्यान रखिएगा, अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय में होता था। बाजार को औनम के नाम से जाना जाता था। पांड्य राज्य के प्रमुख बंदरगाह सालियूर, कोरकाय ये आदि थे। चोल राज्य के प्रमुख बंदरगाह पुहार और उरई थी। टालमी ने, जो उस समय का प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता था, ने कावेरी पट्टनम को खबेरिस नाम दिया है। यह सब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तोंडी, मुसेरी तथा पुहार में यवन लोग बड़ी संख्या में विद्यमान थे। संगम काल में रोम के साथ व्यापार उन्नत अवस्था में हमको देखने को मिलता है।
अरिकामेडू से रोमन लोगों की बस्ती और रोमन सम्राट अगस्टस की मोहरें प्राप्त हुई है। पेरिप्लस ने अरिकामेडू को पोडुका कहा है। पश्चिम देशों को काली मिर्च, मसाला, हाथीदांत, रेशम, मोती, सूती वस्त्र, मलमल आदि का निर्यात किया जाता था। आयातित वस्तुओं में क्या क्या था? सिक्के, पुखराज, छपे हुए वस्त्र, सीसा, टीन, तांबा व शराब। शराब तो महत्वपूर्ण होता ही है, उस काल में भी था, आज भी हमको देखने को मिलता है। पुहार एक सर्वदेशी महानगर था, जहाँ सभी देश के लोग आते थे। यहाँ विभिन्न देशों के नागरिक रहते थे। संगम काल में दक्षिण भारत का मलय द्वीपों व चीन के साथ भी व्यापार होता था। देखिए व्यापार कितना उन्नत अवस्था में इस काल में था। यूनान का दक्षिण भारत के साथ व्यापार के कारण ग्रीक भाषा में चावल, अदरक आदि शब्द तमिल भाषा से लिए गए हैं, इसका प्रभाव था। पेरिप्लस में संगम युग के 24 बंदरगाहों का भी उल्लेख किया गया है, जो सिंध नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत था, अर्थात भारत के उत्तर से भारत के दक्षिण। भूमि मापन की इकाई वैली या महोती के नाम से जाना जाता था। अंबानम अनाज का माप था, जैसे सेर और ये होता है ना, उसी प्रकार से अंबानम अनाज का माप था संगम युग में। नाली, अल्लाकू और उल्लोक छोटे माप के साधन थे। तो इस प्रकार से माप तौल भी हमको संगम युग में देखने को मिलता है। फिर आता है धार्मिक जीवन। संगम युग में दक्षिण भारत में वैदिक धर्म का आगमन हुआ। दक्षिण भारत में मुरुगन की उपासना सबसे प्राचीन है। मुरुगन का दूसरा नाम वेलन भी था। वेल या बर्छी इनका प्रमुख अस्त्र था। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा था। मुरुगन की पत्नियों में एक कुर्वस नामक पर्वतीय जनजाति का स्त्री थी। परशुराम की माता मरियम्मा चेचक की देवी कहलाती थी। विष्णु का तमिल नाम तिरुमल है। किसान मेरुदम की पूजा करते थे इंद्रदेव के रूप में। पुहार के वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष पूजा होती थी। मणिमेखले में कापालिक शैव सन्यासियों का भी वर्णन देखने को मिलता है। इसमें बौद्ध धर्म के दक्षिण में प्रसार का भी वर्णन है। सिलप्पाधिकारम में जैन धर्म के संस्थाओं का वर्णन मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दक्षिण भारत में संगम युग में जैन धर्म भी था, बौद्ध धर्म भी था, ब्राह्मण धर्म भी था और द्रविड़ धर्म भी था। इस प्रकार से सभी धर्मों का सम्मिश्रण हमको संगम युग में देखने को मिलता है। फिर आता है शिक्षा। शिक्षा और साहित्य की दृष्टि से संगम युग स्वर्णिम काल माना जाता है। इस समय शिक्षा समाज को न केवल दिशा दे रहा था, बल्कि ज्ञान जगत के सभी विषय जैसे विज्ञान, कला, साहित्य, व्याकरण, गणित, ज्योतिष, चित्रकला, मूर्तिकला सभी क्षेत्रों का ज्ञान इस समय दिया जाता था। पाने शिक्षा देने के लिए मंदिरों को चुना गया था और शिक्षक को कड़कट्टम तथा शिक्षा जो पाता था विद्यार्थी उसको पिल्ले कहा जाता था। क्लियर? शिक्षक को कणकट्टम और शिक्षार्थी को पिल्ले कहा जाता था। विद्यार्थी शिक्षा पूरा करने के बाद शिक्षकों को गुरु दक्षिणा देते थे और गुरु दक्षिणा की परंपरा तो प्राचीन भारत से हमको देखने को मिलता है। संगम काल राजा और राजवंश। संगम काल में दक्षिण भारत में 3 राजवंशों ने शासन किया, चेर, चोल और पांड्य। संगम काल के साहित्य से इन राज्यों के बारे में, इन राजवंशों के बारे में जानकारी हमको देखने को मिलता है। तो पहला चर्चा करते हैं हम चेर पर। चेरों ने उस क्षेत्र पर शासन किया जो आज केरल के मध्य और उत्तरी भाग और तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र जो कोंगू क्षेत्र है, ये मिलाकर प्राचीन समय में शासन करते थे। इनकी राजधानी वांजी थी। पश्चिमी तट मुसिरी और टोंडी के बंदरगाह उनके नियंत्रण में थे। चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष बाण था। ईसा की पहली शताब्दी के पुगलर शिलालेख से चेर शासकों की 3 पीढ़ियों की जानकारी हमको मिलती है। चेर राजा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार से लाभ करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अगस्टस का एक मंदिर भी बनवाया था। चेरों के सबसे महान राजा सेनगुट्टवन
जिसे कहीं कहीं साहित्य में सेगुतोवन के नाम से भी देखते हैं, जिन्हें लाल चेर या अच्छे चेर के नाम से भी जाना जाता है। सेनगुट्टवन ने राज्य में पत्नी पूजा प्रारंभ की थी। इसे कनग्गी पूजा भी कहा जा गया है। वह दक्षिण भारत से चीन में दूध भेजने वाले पहले भारतीय राजा कहलाते हैं। कौन? सेनगुट्टवन। चोलों के नियंत्रण में वह क्षेत्र था जो वर्तमान में तमिलनाडु का मध्य और उत्तरी भाग है। उनके शासन का मुख्य क्षेत्र कावेरी डेल्टा था, जिसे बाद में चोल मंडलम के नाम से जाना जाता था। चोलों की राजधानी उरई थी। बाद में करिकाल ने कावेरी पत्तनम या पुहार नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। चोलों के पास एक कुशल नौसेना भी देखने को मिलता है। करिकाल चोल राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए। पत्तिनापाले में उनके जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। संगम साहित्य की विभिन्न कविताओं में वेनी के युद्ध का भी उल्लेख हमको देखने को मिलता है, जिसमें करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। करिकाल की सैन्य उपलब्धियों ने उन्हें पूरे तमिल क्षेत्र का अधिपति बना दिया। करिकाल ने अपने शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र को संपन्न बनाया। उसने पुहार या जो कावेरीपत्तनम के नाम से जाना जाता है शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी उदयपुर से कावेरीपत्तनम में स्थानांतरित की। इसके अतिरिक्त कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध भी बनवाया था। तो इस प्रकार से दो राजवंश के बारे में हमने अध्ययन किया, चेर और चोल। अब आता है पांड्य। पांड्यों ने मदुरै से शासन किया। उनका राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था। कोरकई इनकी राजधानी थी। पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह मछली था। पांड्य राजाओं ने तमिल संगमों का संरक्षण दिया, पहले भी बताया गया है, और संगम कविताओं के संकलन की सुविधा प्रदान की थी। शासकों ने एक नियमित सेना बनाए रखी। संगम साहित्य के अनुसार पांड्य राज्य धनी और समृद्ध था, क्योंकि व्यापार उन्नत अवस्था में था। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगस्थनीज के साहित्य इंडिका में हमको देखने को मिलता है। इसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया है, अर्थात मोतियों का द्वीप कहलाता था। इंपॉर्टेंट। राज्य में विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। इस राज्य में ब्राह्मणों का काफी प्रभाव देखने को मिलता था। ईसा के शुरुआती शताब्दियों में पांड्य राजा वैदिक यज्ञ भी करते थे। कलभ्रस नामक जनजाति के आक्रमण के साथ इनकी शक्ति का क्षय हुआ। इस प्रकार से हम देख सके कि दक्षिण भारत में चेर, चोल और पांड्य 3 शक्तिशाली राजवंश के थे और इस राजवंश के शासकों ने दक्षिण भारत की संस्कृति को उन्नत अवस्था में पहुंचाने का कार्य किया था। संगम युग का अंत, इतनी उच्च कोटि की सभ्यता, इतनी उच्च कोटि की संस्कृति का पतन कैसे हुआ? धीरे धीरे प्रकृति के नियम के अंतर्गत इतने महत्वपूर्ण सभ्यता का धीरे धीरे पतन हमको देखने को मिलता है। 3वीं शताब्दी के अंत तक संगमकालीन व्यवस्था धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होती गई। 300 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच कालभ्रष्ट ने तमिल देश पर कब्जा कर लिया। इस अवधि को इतिहासकारों ने अंतरिम युग या अंधकार युग कहा है। नल्लीगोंडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संगम साहित्य, जो संगम युग के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत की सभ्यता और संस्कृति को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जहाँ तक मेरा विचार है कि हमने संगम युग के सभी बारीकियों को आपके समक्ष लाने का प्रयास किया है। हमने इसलिए इसको प्रयास किया क्योंकि ये प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में संगम युग से किसी न किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में कहीं न कहीं क्लिष्टता है। इसलिए इस
अध्याय को हमें सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार के आपके मन में कोई भी प्रश्न या विचार पैदा होता है तो अपने विचार को मुझ तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।